एपिसोड की शुरुआत होती है ईतो, एमो और नेल्स के डंजन में वापस घुसने से। 5th फ्लोर पर एक गोब्लिन आर्चर को गिराने के बाद नेल सजेस्ट करता है कि अब उन्हें घर लौट जाना चाहिए। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ डंजन में आए हुए, लेकिन गोब्लिन आर्चर्स का 5th फ्लोर पर आना अनयूजुअल है, इसलिए उसका दिल घबरा रहा है। ऊपर से आज उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी पैसा कमा लिया है, तो अननेसेसरी रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये उनका राइट डिसीजन निकलता है, क्योंकि थोड़ा आगे एक ऐसा मॉन्स्टर वेट कर रहा था जो उन्हें कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता अगर वो उससे टकरा जाते, स्पेशली जब रियो उनके साथ नहीं है। सीन शिफ्ट होता है रियो पर, जो फिलहाल सिटी के बाहर ट्रेनिंग कर रहा है। उस अकुमा के साथ अपनी बैटल के बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसे अपने आप को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। कास्टिंग स्पीड में वो दोनों बराबर थे, लेकिन अकुमा अपनी विंड मैजिक की वजह से उससे ज़्यादा फास्ट मूव कर पा रही थी। रियो को अब अपनी मूवमेंट स्पीड इम्प्रूव करनी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो विंड मैजिक यूज़ नहीं कर सकता। अब उसे एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। उसके दिमाग में बेस्ट ऑप्शन आता है उसका वाटर जेट स्पेल, जिसे वो अंडर वाटर मोबिलिटी के लिए यूज़ करता है, लेकिन लैंड पर उसने कभी ट्राई नहीं किया, तो उसे आइडिया नहीं है कि कैसे काम करेगा। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के लिए वो पहले ग्राउंड पर थोड़ा आइस बनाता है, फिर अपने पिछले मल्टीपल वाटर जेट्स जनरेट करता है, लेकिन उसकी बॉडी बस थोड़ी सी हिलती है, प्रॉपर नहीं होता। मतलब पहला टेस्ट एकदम फेल। रियो डिसाइड करता है कि अगले टेस्ट में और ज़्यादा वाटर जेट्स यूज़ करेगा, लेकिन अभी के लिए वो लाइब्रेरी लौटना चाहता है ताकि एल्केमी और डीमंस के बारे में ज़्यादा सीख सके। दूसरी तरफ लिन लाइब्रेरी में हर स्पेल्स बुक सर्च कर रही होती है, चाहे वो फॉरबिडन बुक्स ही क्यों ना हो, क्योंकि उसे उस जेंट आइस क्यूब स्पेल के बारे में पता करना है जो एबेल ने कहा था कि उसने रियो को यूज़ करते देखा था। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि किसी भी किताब में उस स्पेल का जिक्र ही नहीं था। जब वो किताब वापस रख रही होती है, तभी वो एल्फ गर्ल सारा, जो पहले मिली थी, अंदर आती है। पता चलता है कि सारा और लिन काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। सारा उसे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। लिन समझाती है कि वो एक स्पेसिफिक स्पेल ढूंढने के लिए आई थी बुक्स में, लेकिन उसे वो नहीं मिला जो उसे चाहिए था। सारा थोड़ा रिग्रेट करती है और कहती है कि उसे लिन की हेल्प करना अच्छा लगता है, लेकिन वो अभी ही रॉयल कैपिटल से मिशन से वापस आई है और एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑलरेडी लेट हो रही है। सीन शिफ्ट होता है गिल्ड पर, जहां ईटो, एमो और नेल्स अपनी डंजन एक्सप्लोरेशन का रिपोर्ट देने के लिए फ्रंट डेस्क पर मीना के पास आते हैं। मीना उन्हें इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान होती है, क्योंकि यूजुअली वो डंजन में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। ईटो एक्सप्लेन करता है कि इस बार जल्दी लौटने का एक खास रीज़न था। वो मीना को एक मैजिक स्टोन दिखाता है। मीना इंस्पेक्ट करने के बाद कंफर्म करती है कि ये वाकई एक गोब्लिन आर्चर का मैजिक स्टोन है, और गोब्लिन आर्चर का 5th फ्लोर पर आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ये सुनकर वो तुरंत गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करने के लिए भाग जाती है। जाने से पहले वो उन तीनों को शुक्रिया अदा करती है इतनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। गिल्ड मास्टर को जब ये न्यूज़ मिलती है तो वो भी इतना शॉक्ड हो जाता है जितनी मीना हुई थी, क्योंकि गोब्लिन आर्चर्स का अपीयरेंस नॉर्मली 10th फ्लोर पर होता है, मतलब 5th फ्लोर पर उनका मिलना एक बड़ी दिक्कत की निशानी है। गिल्ड मास्टर तुरंत मीना से पूछता है कि अभी लॉन में कौन से हाई रैंकिंग पार्टीज अवेलेबल है। पता चलता है कि सिर्फ 3 ही पार्टीज मौजूद है, एबेल की पार्टी, क्रिम्सन स्वॉर्ड और वाइट ब्रिगेड। गिल्ड मास्टर ऑर्डर देता है कि उन सबको बुलाया जाए ताकि वो खुद उन्हें सिचुएशन एक्सप्लेन कर सके। कुछ देर बाद एबेल और उसके साथियों को बुलावा मिलता है और वो गिल्ड पहुंचते हैं, लेकिन एबेल थोड़ा चिढ़ गया लगता है, क्योंकि उसने सुना है कि वाइट ब्रिगेड भी वहाँ होने वाले हैं और उसे उनके लीडर से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं। जैसे ही एबेल गिल्ड मास्टर के बुलावे पर पहुंचता है, उसकी नज़र तुरंत वाइट ब्रिगेड के लीडर फेल्प्स पर पड़ती है, जो पहले से ही वहाँ बैठा होता है। एबेल उसे बस एक हल्की सी फॉर्मल सी ग्रीटिंग करता है। अब सब लोग जमा हो जाते हैं तो गिल्ड मास्टर बात शुरू करता है। वो बताता है कि उन्हें यहाँ बुलाने का एक रीज़न एक स्ट्रेंज इंसिडेंट है जो रिसेंटली डंजन में हुआ था। कुछ नए एडवेंचरर्स ने क्लेम किया है कि उनका सामना 5th फ्लोर पर एक गॉब्लिन आर्चर से हुआ था। एबेल पूछता है कि क्या गिल्ड मास्टर श्योर है कि 5th फ्लोर पर गॉब्लिन आर्चर सच में आया था। गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ, उसके पास इस बात का प्रूफ है, मतलब इन्फॉर्मेशन 100% कन्फर्म है। इसी वजह से गिल्ड मास्टर चाहते हैं कि एबेल की पार्टी और वाइट ब्रिगेड दोनों मिलकर डंजन में इन्वेस्टिगेशन करे।
उन्हें चेक करना होगा कि क्या ग्रेट टिडल वॉर के साइंस तो शुरू नहीं हो गए। पहली बार टिडल वॉर हुए 10 साल हो चुके हैं, तो अब फिर से होने के चांसेस हाई है, और अगर ऐसा होता है तो उन्हें तैयार रहना होगा। मिशन के लिए दोनों पार्टीज को 100 गोल्ड अपफ्रंट और 200 गोल्ड रिटर्न पर मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर होती है, यह एक इन्वेस्टिगेशन मिशन है, फाइट करना इसमें अलाउड नहीं है। अगर टिडल वॉर के कोई भी साइंस मिलते हैं तो तुरंत सरफेस पर लौट कर गिल्ड मास्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद वो डंजन के डबल वॉल्स क्लोज कर देंगे और रीजनल नाइट्स से बैकअप मंगवा लेंगे। लोकल लॉर्ड से ऑलरेडी परमिशन मिल चुकी है, तो अब बस डंजन इंस्पेक्ट करना ज़रूरी है। गिल्ड मास्टर उनसे फॉर्मली पूछता है कि क्या वो ये काम लेना चाहेंगे। दोनों एबेल और फिलिप्स अपनी अपनी पार्टीज के बिहाफ पर हाँ बोल देते हैं। मिशन डिसाइड होता है और डंजन इन्वेस्टिगेशन कल सुबह के लिए सेट कर दिया जाता है। अगली सुबह सीन शिफ्ट होता है रियो पर। वो जल्दी उठा होता है क्योंकि उसका प्लान है कि वो सिटी के नॉर्टन लाइब्रेरी जाकर एल्केमी के बारे में और नॉलेज ले। लेकिन ईतो उसे बताता है कि नॉर्टन लाइब्रेरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ओपन है जो डी रैंक या उससे ऊपर है। लेकिन ये रियो के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उन्हें ये बात याद है कि उसने सुना था कि नॉर्टन लाइब्रेरी के फॉरबिडन टेक्स्ट सिर्फ उन लोगों के लिए ओपन होते हैं जो बी रैंक या उससे ऊपर होते हैं। थोड़ी देर बाद रियो नॉर्टन लाइब्रेरी पहुंचता है और वहाँ का बुक कलेक्शन साउथर्न लाइब्रेरी से भी ज़्यादा बड़ा होता है। लाइब्रेरी इतनी बड़ी होती है कि रियो सोचता है शायद उसे हेल्प लेनी पड़े बुक्स ढूंढने के लिए। लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर उसने ओपनली डीमंस के बारे में पूछना शुरू कर दिया तो लोग उसे थोड़ा अजीब समझने लगेंगे। जब वो स्टेयर्स चढ़ रहा होता है तभी उसकी मुलाकात होती है सारा से, और दोनों एक दूसरे को वहाँ देखकर हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ डंजन के पास क्रिम्सन स्वॉर्ड और वाइट ब्रिगेड के मेंबर्स इकट्ठा हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। जैसे ही गिल्ड मास्टर डंजन के गेट्स ओपन करने लगता है, एबेल उसे रोकता है क्योंकि उसे एक बैड फीलिंग होती है। वो लिन से कहता है कि पहले विंड मैजिक यूज करके डंजन की फर्स्ट लेयर स्कैन करे। लिन ऐसा करती है और तुरंत उसे पता चलता है कि डंजन के एंट्रेंस पर ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टर्स मौजूद है, मतलब टिडल वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ये देखकर गिल्ड मास्टर तुरंत स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करता है और सभी अवेलेबल एडवेंचरर्स को बुलाता है कि वो डंजन की तरफ आए और बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाए। उन्हें जितनी मदद मिलेगी उतनी कम है। वापस लाइब्रेरी में सारा रियो को अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन देती है और खुश होती है कि उसकी फिर से उससे मुलाकात हुई। वो रियो से पूछती है कि आज वो लाइब्रेरी क्यों आया है। रियो सोचता है कि वो डीमंस रिसर्च करने आया था, लेकिन ये कहना थोड़ा और लगेगा, तो वो कह देता है कि उसे एल्केमी के बारे में सीखना है। सारा तुरंत शॉक्ड हो जाती है क्योंकि एल्केमी एक टफ सब्जेक्ट है। रियो बताता है कि उसका अल्टीमेट गोल है कि एक दिन वो अपना गोलम बनाए, लेकिन उसको कोई जल्दी नहीं है। सारा कहती है कि गोलम क्राफ्ट करना बहुत बड़ी चीज़ है और उसके नॉलेज में यहाँ ऐसे बुक्स अवेलेबल नहीं हैं। लेकिन वो रियो को बताती है कि कौन सी बुक्स उसके एल्केमी जर्नी स्टार्ट करने के लिए यूज़फुल रहेगी, और वो ऑफ़र करती है कि रियो को लाइब्रेरी घूम कर दिखाएगी क्योंकि उसे ये जगह बहुत अच्छी तरीके से पता है। चलते चलते सारा उसे पूछती है कि क्या उसे बुक्स पढ़ना पसंद है। रियो कहता है कि हाँ, उसे बुक्स बहुत पसंद है, बस मुश्किल ये है कि वो बहुत टाइम से बुक्स के बीच नहीं रहा, इसीलिए पढ़ने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। सारा थोड़ा हंस देती है क्योंकि रियो ने जो तरीके से कहा था उसे लगा जैसे सदियों से उसने कोई किताब देखी भी नहीं थी, और ये एक तरीके से सच भी है। लेकिन रियो अपना असली पास्ट एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, इसलिए वो तुरंत टॉपिक चेंज कर देता है और बोलता है कि उसे ये बहुत कूल लगता है कि सारा एक एल्फ गर्ल है। सारा एक्सेप्ट करती है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स में एल्फ्स रहना रेयर होता है, इसीलिए लोग उसे थोड़ा अजीब तरीके से देखते हैं। लेकिन अगर वो कहती है अगर मैं यहाँ नहीं रहती तो मेरी मुलाकात तुमसे नहीं होती रियो, तो मैं अपना डिसीजन कभी चेंज नहीं करती। दोनों लाइब्रेरी में आराम से वॉक करते हुए अपनी बातचीत कंटिन्यू कर रहे होते हैं, जबकि डंजन के पास सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल बन जाती है। डंजन के सारे गेट्स लॉकडाउन हो चुके होते हैं और हर एक अवेलेबल एडवेंचरर को वॉल के पास खड़ा कर दिया गया है, और फिर मेन डंजन गेट्स ब्लास्ट हो जाते हैं और अंदर से हंड्रेड्स ऑफ गॉब्लिन्स बाहर निकलकर हमले करने लगते हैं। एडवेंचरर्स तुरंत अपना अटैक शुरू कर देते हैं। हंड्रेड्स ऑफ एरोस हवा में जाते हैं और मेजिस एक के बाद एक फायरबॉल्स कास्ट करते हैं। इंजर्ड फाइटर्स को रोटेट करके पीछे भेजा जाता है ताकि हीलर्स उन्हें रिकवर कर सके,
और वो दोबारा फाइट करने वापस आ सके। लेकिन गॉब्लिन्स की इतनी बड़ी वेव देखकर गिल्ड मास्टर के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। शायद उनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं होते कि वो इन्हें ज़्यादा देर तक रोक सके। फिलिप्स अपनी पार्टी को इंस्ट्रक्ट करता है कि अपनी एनर्जी कंजर्व करे, जबकि एबल लिन को स्पेसिफिकली वार्न करता है कि वो अपना माना वेस्ट ना करे। अगर तुम पहले ही खाली हो गई तो हमारे हर चांसेस ख़त्म हो जाएंगे। दुर्भाग्य से एरोस भी ख़त्म होते जा रहे होते हैं और एबल को लगता है कि शायद उनका डिफेंस अब कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन तभी नील्स और कुछ और फ्रैंक एडवेंचरर्स वहां पहुंचते हैं और साथ में जितने एरोस उन्होंने कलेक्ट कर सके थे ले आते हैं। इससे अब गॉब्लिन्स को होल्ड करना थोड़ा मैनेजेबल हो जाता है। लेकिन एरोस के अलावा नील्स के पास एक और इम्पोर्टेंट बात होती है। वो एबल को गिल्ड मास्टर का मैसेज देता है। जैसे ही ये छोटे गोब्लिन्स ख़त्म हो जाएंगे, क्रिम्सन स्वॉर्ड और वाइट ब्रिगेड को बॉस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ेगा। कुछ घंटे बाद लगभग सारे नॉर्मल गोब्लिन्स ख़त्म हो चुके होते हैं और सबको लगता है कि अब बॉस कभी भी आ सकता है। गिल्ड मास्टर तुरंत सिग्नल देता है कि क्रिम्सन स्वॉर्ड और वाइट ब्रिगेड आगे बढ़े। दोनों पार्टीज वॉल से जंप करती आती है और लिन अपनी मैजिक से इंश्योर करती है कि सब सेफ लैंड करे। नीचे अभी भी थोड़े गोब्लिन्स बचे होते हैं तो एबल और फिलिप्स जल्दी से उन्हें फिनिश कर देते हैं। तभी डंजन के अंदर से एक बड़ा गोब्लिन जनरल बाहर आता है। लेकिन शॉक तब लगता है जब एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग गोब्लिन जनरल्स सामने आते हैं। एबल कहता है ये तो क्लियर है, यहाँ आसपास एक गोब्लिन किंग ज़रूर है, इसीलिए उन्हें यह फाइट जल्दी ख़त्म करनी होगी। प्लान सेट होता है। एबल और फिलिप्स अब एक एक गोब्लिन जनरल हैंडल करेंगे, जबकि रिया और शीना तीसरे वाले को डील करेंगे। सब अपने अपने टारगेट पर अटैक करते हैं। एबल अपने गोब्लिन को डॉज करके स्ट्राइक लगाता है और उसका एक आर्म कट ऑफ कर देता है। ये देखकर लगता है कि गोब्लिन जनरल्स को गिराना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन तभी एबल को डंजन के अंदर से कुछ अजीब सा मूवमेंट दिखता है और वो जोर से चिल्लाता है, सब नीचे झुको अभी। अगले ही मोमेंट एक विंड स्लैश सीधा उनकी तरफ शूट होता है और तीनों गोब्लिन जनरल्स को एक ही स्ट्राइक में 2 टुकड़े कर देता है। खुशकिस्मती से सारे एडवेंचरर्स टाइम पर झुक जाते होते हैं और सब बच जाते हैं। और उस स्लैश के पीछे खुद गोब्लिन किंग होता है, जो नॉर्मल जनरल से बहुत ज़्यादा पावरफुल और आर्म्ड होता है। एबल और फिलिप्स बिना टाइम वेस्ट किए उस पर रश करते हैं। लेकिन जब फिलिप्स अपनी स्पीयर से स्ट्राइक करता है तो वो गोब्लिन किंग की आर्मर से बाउंस हो जाता है। डैमेज 0, उसे तुरंत पीछे हटना पड़ता है। एबल रुकता नहीं, वो डायरेक्टली गोब्लिन किंग पर चार्ज करता है और अपना परफेक्ट शैडो टेक्निक यूज़ करके उसके अटैक को इवेड कर देता है। फिर सीधा उसके चेस्ट में स्ट्राइक लगाता है। ये अटैक काफ़ी पावरफुल होता है, लेकिन गोब्लिन किंग को गिराने के लिए काफ़ी नहीं होता। एबल ऑलरेडी प्लान कर चुका था कि वो अकेला इसे फिनिश नहीं करेगा। वो लिन को कॉल करता है, जो तब तक सीधा विंड बुलेट स्पेल चार्ज कर रही होती है। जैसे ही एबल साइड में होता है, लिन एक के बाद एक हाई स्पीड विंड बुलेट्स गोब्लिन किंग पर बरसा देती है, उसके आर्मर को तोड़ती है और उसके बॉडी को स्विस चीज़ बना देती है। और इसी के साथ गोब्लिन किंग डाउन हो जाता है और पूरा डंजन क्राइसिस ऑफिशियली ख़त्म हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।